Hello students, after discussing the entire law of DMU, we also spoke about the exceptions to the law of DMU. Now children, today's lecture we are going to study about what are the criticisms of the law, and at the same time I will also explain to you children what are the different points indicating the significance or the importance of the law of DMU. Children, we have been studying regarding this utility ka concept, and it's very important from your economic studies children. Wherever you go, I said कि like you'll always be coming across this concept that's called as utility. अच्छा, what is the basic statement of the law children? It says that कि जब भी हम लोग किसी commodity का consumption बढ़ाते हुए जाएंगे तो उसमें से मिलने वाला utility क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. So when you increase the consumption, utility will decrease. That's the basic ideology behind this law. Achha, though this law is very valid children, or it's very important, at the same time the law would always come across certain criticisms. Criticisms are also known as limitations. जब एक इकोनॉमिस्ट बच्चे लोग एक आध लॉ डेवलप करता है तो बाकी के इकोनॉमिस्ट उसके बाद में आके उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि तब तक उन्होंने कोई दूसरा पर्सपेक्टिव देखा रहता है उसका. और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू चिल्ड्रन कि लाइक यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंसेस दैट वी हैव ना. वी हैव गॉट फिजिकल साइंसेस and then we also got social sciences children. Physical sciences are like exact, social sciences are inexact. Physical sciences बच्चे लोग यूनिवर्सल होते हैं, and these are basically studies of human behavior. तो बच्चे लोग क्योंकि हम लोग economics में we try to analyze human behavior. Now you people are quite aware that human behavior is highly unpredictable. Like we don't know how an individual will behave in a particular situation, or how two individuals will behave in the same situation. That is why the law would always come across certain criticisms. और देखो, हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ने से पहले बच्चों लोग एक बड़ा सा आंसर देखा था जिसको हमने बोला था assumptions. वहां पे हमने कॉन्स्टेंसी, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी, राइट, होमोजेनिटी, सिंगल वांट, अच्छा ऐसे कुछ बहुत सारे वर्ड्स देखे थे. अभी जहां पे assumptions होते हैं वहां पे बच्चे लोग 110% criticisms होंगे, limitations होंगे. Reason? Because assumptions children are not real. Assumption real नहीं होते बच्चों, हम लोग assume करते. अच्छा, that means they don't exist. और अगर वो ऐसे होता था तो फिर हमको assume करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. So let's have a look at what are the different points children regarding the criticisms of the law. As you can see on the screen children, सबसे पहला point जो mention किया यहाँ पे, it itself says that there are some unrealistic assumptions, जो मैंने आपको अभी बताया. इस पॉइंट में आप एक बात नोटिस कर सकते हो चिल्ड्रन कि जितने भी assumptions आपको दिए गए, ज्यादातर assumptions कैसे होते हैं? अनरियलिस्टिक. जैसे कि जस्ट टू मेंशन अ फ्यू चिल्ड्रन, उन्होंने बोला है कि लाइक होमोजेनिटी, मतलब सबके सब गुड्स है ना, सेम साइज, सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम ड्यूरेबिलिटी, सेम डिजाइन, एवरीथिंग शुड बी सेम. इज इट पॉसिबल चिल्ड्रन? चलो जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उसमें तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट नेचुरल गुड्स? जैसे कि इफ यू आर कंज्यूमिंग एप्पल्स और इफ यू आर कंज्यूमिंग मैंगोज, हाउ कैन यू अज्यूम चिल्ड्रन कि लाइक अगर आप 5 एप्पल्स खा रहे हो तो पांचों के 5 एप्पल्स का कलर, उनका टेस्ट, उनका साइज, उनका शेप सब कुछ सेम होगा? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. दूसरा पॉइंट होता है बच्चों लोग अबाउट कंटिन्यूटी. ये लोग बोलते हैं कि लाइक अगर आप 5 एप्पल्स खा रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली खाना पड़ेगा विदाउट एनी टाइम गैप. 5 एप्पल्स बच्चों हम लोग स्टार्ट मतलब एक कंटिन्यूसली नहीं खा सकते, थोड़ा ना थोड़ा टाइम गैप तो हम लोग मेंटेन करते ही है. फिर लोग बोलते हैं कि लाइक आपका टेस्ट, आपका हैबिट, आपका इनकम सब कुछ क्या रहेगा? कांस्टेंट. अभी उनको कौन कांस्टेंट पकड़ के रखेगा? आपका टेस्ट बच्चों लोग बदलते रहता है, हाँ, इट कैन कीप ऑन चेंजिंग चिल्ड्रन. एट द सेम टाइम व्हाट अबाउट इनकम? इट विल आल्सो कीप ऑन चेंजिंग. आपके हैबिट्स बदलते रहते हैं बच्चों लोग. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने पहले हम लोग को बोला कि लाइक रैशनैलिटी, दैट कंज्यूमर एकदम रैशनली बिहेव करेगा. उसका अल्टीमेट एम क्या रहेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. बट यू ऑल्सो नो कि लाइक देयर विल बी सम पीपल हु बिहेव इन अ इरैशनल वे. जैसे ड्रंकर्स होते हैं बच्चों लोग, स्मोकर्स होते हैं, माइजर्स होते हैं, जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनको या तो नशा करना होता है या तो फिर उनको चीजें इकट्ठा करके रखनी रहती है.
तो आप बताओ अभी बच्चों, हमने कुछ चीजों का अजम्पशन किया, फिर बोला कि ये लॉ एप्लीकेबल होता है। अभी हमको ये भी पता है कि लाइक इसमें से बहुत सारे अजम्पशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि फिर ये लॉ भी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। सो एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी कैन नॉट फुलफिल ऑल द कंडीशंस और assumptions, तो ये इसका लिमिटेशन बन जाता है। सेकेंडली चिल्ड्रन, हम लोगों को बताया गया है कि लाइक हाँ, पहला एप्पल तुमको 10 यूनिट्स का यूटिलिटी देगा, सेकेंड वाला एप्पल तुमको 8 यूनिट्स का यूटिलिटी देगा, थर्ड वाला एप्पल तुमको 6 यूनिट्स का। अभी सवाल ये आता है कि लाइक आप अपने खुद को पूछो, जब आपने एप्पल्स खाए थे तो आपको कभी पता चला था, आपने एक एप्पल खाया, बोले हाँ अभी 10 मिल गया, दूसरा खाता हूँ फिर मेरे को 8 मिलेगा, ऐसा कब हुआ था आपके साथ में? नहीं होता बच्चों लोग। तो आप बोले सर फिर हम लोग काउंट क्यों करते थे? अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि हम लोग यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। अभी बड़ा आदमी था तो हम लोग सुन लेते, पूछने वाले हम लोग कौन होते हैं। लेकिन when he said that 10 units of utility, he wanted to say that we are ready to pay 10 rupees. Here they are saying that we are able to express the utility in cardinal numbers, मतलब हम लोग यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसको टेबल बना के भी दिखाया था हमने, लेकिन आप सबको पता है कि यूटिलिटी जो है ना बच्चों लोग, इट्स नॉट लाइक एबल टू बी मेजर्ड बिकॉज यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एप्पल खाने के बाद बच्चों लोग जो अच्छा लगता है वो इधर अच्छा लगता है ना। अभी साइकोलॉजिकल चीजों को तुम नंबर्स में नहीं डाल सकते हो, और अगर वो नंबर्स में नहीं जाते बच्चों लोग तो सवाल आता है कि आप उसको ऐड कैसे करो, आप उसको कंपेयर कैसे करो, आप उसका ग्राफ कैसे बनाओगे, या फिर आप उसका टेबल कैसे बनाओगे। मतलब ये सब कुछ इम्पॉसिबल होता है बच्चों लोग। कार्डिनल मेजरमेंट देखो, 2 एप्पल खाने के बाद तुम ये नहीं बोल सकते कि पहले ने 10 दिया दूसरे ने 8 दिया, हाँ, लेकिन तुम ये बोल सकते हो कि पहले ने ज्यादा दिया था और दूसरे ने कम दिया था। आप बोले सर वो तो ऑर्डिनल होता है, हाँ, तो ऑर्डिनल इज पॉसिबल चिल्ड्रन, बट कार्डिनल इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट नंबर 3, इट्स रिलेटेड टू व्हाट आर कॉल्ड एज द इनडिविजिबल गुड्स। ये वाला जो लॉ है बच्चों लोग, ये माइट बी एप्लीकेबल होगा डिविजिबल गुड्स में, लेकिन जब आप बात करोगे इनडिविजिबल गुड्स की, जैसे कि हमने बात की थी ना, कुछ गुड्स बल्कि होते हैं एकदम, जैसे कि आपने फ्रिज लाया बच्चों घर पे, तो फ्रिज का यूटिलिटी कैसे कंपेयर करोगे? पहले फ्रिज ने मुझे इतना यूटिलिटी दिया, सेकेंड फ्रिज ने इतना यूटिलिटी दिया, तब तक घर पे गोडाउन तैयार हो गया, फिर विजय सेल चालू करना पड़ेगा आपको। कार आता है बच्चों, कार को डिवाइड करते हैं हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो एक ही कार खरीदते हैं, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? टीवी खरीदते हैं हम लोग, ज्यादातर लोगों के घर पे एक ही टीवी का सेट होता है, तो टीवी का यूटिलिटी कैसे? तो दीज गुड्स आर इनडिविजिबल। तो इसका मतलब ये होता है कि इसको खरीदते वक्त भी लोग ज्यादातर क्या सिंगल यूनिट में परचेस करते हैं, और अगर सिंगल यूनिट में परचेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू के लिए कोई जगह नहीं है। Then we have got the constant marginal utility of money. ये लॉ अज्यूम करता है कि marginal utility of money is going to remain constant. मतलब 100 रुपीज का यूटिलिटी सब लोगों के लिए सेम रहेगा, लेकिन सब लोगों को इतना भी पता है बच्चों कि क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि प्राइसेस बदलते हैं, उसके हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बदलते रहते हैं बच्चों लोग, या फिर मार्केट में कितना पैसे का स्टॉक है उसके हिसाब से भी तो यूटिलिटी हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो आपको उसमें से कम यूटिलिटी मिलेगा, बहुत कम पैसा है तो ज्यादा यूटिलिटी मिलेगा। अच्छा, प्राइस ज्यादा है तो बच्चों हो सकता है कि यू माइट बी गेटिंग मोर यूटिलिटी, प्राइस कम है तो यू माइट बी गेटिंग लेस यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन रियलिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, जबकि लॉ अज्यूम करता है कि वो कांस्टेंट रहेगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, दे से दैट कि एक टाइम पे आप सिंगल वांट को सेटिस्फाई करोगे, एक वक्त एक ही वांट को सेटिस्फाई करने का। मतलब अगर आप खाना खा रहे हो तो चपाती खा रहे हो, चपाती करो, उसके साथ में सब्जी मत खाना। अच्छा, अगर आप पानी पी रहे हो तो पानी ही पियो, मतलब उसके साथ में आप खाना मत खाओ। अच्छा, अगर आप रीड करो तो रीड ही करो, राइटिंग नहीं करने का। इज इट पॉसिबल चिल्ड्रन? नहीं, हम लोगों को तो बहुत सारे कॉम्पोजिट वांट्स को सेटिस्फाई करना पड़ता है ना, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई सिंगल वांट। लेकिन आप सबको पता है बच्चों लोग कि मैन और वुमन दे हैव टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये 5 पॉइंट्स आपको बता देंगे बच्चों लोग कि लॉ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है करके, क्रिटिसिज्म्स वही बताते। अच्छा, तो आप बोले सर इतने सारे क्रिटिसिज्म्स है, फिर हम लोग ये लॉ पढ़ते क्यों है? अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो क्यों पढ़ने का इसको? तो आंसर इज क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन कि दो दिस लॉ इज प्रैक्टिकली माइट बी not so possible with all those criticisms and limitations, then also children, in spite of all the criticisms,
The law of DMU is very popular and important law in economics. Why? Because this law is universally applicable. बच्चों इंडिया में अगर एप्पल्स खाते वक्त 4 एप्पल में आपका यूटिलिटी कम होता है, तो अमेरिका में भी अगर आप देखोगे तो उधर भी तो कम ही होता रहेगा ना. तुम इधर ये नहीं बोल सकते कि हाँ इंडिया में कम होता है अमेरिका में बढ़ता रहेगा, फिर कांस्टेंट होता है. नो, दिस लॉ इज यूनिवर्सल चिल्ड्रन. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक यू माइट आस्क मी कि लाइक सर आप बता सकते हो क्या कि प्रैक्टिकली कहाँ पे लॉ यूज होता है हमारे लिए. Yes, I am going to explain to you children how this law is practically useful in a day-to-day life. सबसे पहली बात होती है बच्चों लोग यहाँ पे, इट इज यूजफुल टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को काम आता है बच्चों लोग. कैसे? अगर आप वो टेबल देख रहे थे बच्चों लोग यहाँ पे, द टेबल दैट वी वर ऑब्जर्विंग इन द लास्ट लेक्चर, व्हाट डिड द टेबल से हियर? कि यू रिमेंबर चिल्ड्रन, जहाँ पे 6th यूनिट पे आपको दिखा है कि आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम होता है. क्या होता है? मैक्सिमम. ये देखो 6th यूनिट चिल्ड्रन, जहां पे आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 30, और मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया बच्चों लोग? 0. तो एज ए कंज्यूमर बच्चों लोग आप इसके आगे कंज्यूम करोगे क्या? नहीं करोगे. नहीं चिल्ड्रन, यू नीड टू स्टॉप योर कंजम्पशन एट एप्पल नंबर 6. तो यहाँ पे यूजेस में हम लोग वही बता सकते हैं ना बच्चों लोग कि लॉ ऑफ डीएमयू हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों को कहां पे अपना कंजम्पशन रोकना है और कहां पे हम लोग को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगा. मतलब एक टाइप का अवेयरनेस आता है बच्चों कंज्यूमर्स के पास कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेस. मतलब कम से कम रिसोर्सेस में आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी किस तरीके से हासिल कर सकते हो वो भी पता चलता है. एंड वी कैन डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन. जैसे कि 6 एप्पल पे आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो गया तो ठीक है, यू कैन गो फॉर अनदर कमोडिटी. मतलब आप एक से ज्यादा चीजें, अब फालतू में वो 10 एप्पल खाने की कोशिश करो तो आपका यूटिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि आपको डिस यूटिलिटी मिलने वाला है. तो कंज्यूमर को फायदा क्या होता है बच्चों लोग कि हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे हासिल करना है, हम लोग को अपना कंजम्पशन कहाँ पे रोकना है और हम लोग किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बच्चों अपने कंजम्पशन को. मतलब एक ही कमोडिटी को ज्यादा परचेस करने से अच्छा है कि लाइक वी कैन गो फॉर मोर देन वन कमोडिटी. अच्छा, जिस तरीके से बच्चों लोग ये कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स को यूजफुल है, इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल टू द गवर्नमेंट. अच्छा, गवर्नमेंट को कैसे बच्चों लोग? जैसे कि गवर्नमेंट को बहुत सारे पॉलिसीज फ्रेम करने होते हैं. जैसे कि चिल्ड्रन दे गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी. व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी चिल्ड्रन? टैक्स पॉलिसी क्या होता है कि अपने देश में मतलब मोर देन 130 करोड़ पीपल आर देयर, अभी किसके ऊपर कितना टैक्स लगाने का उसका डिसीजन कैसे ले सकते हैं हम लोग? तो ठीक है, अमीर लोगों के पास बच्चों लोग दे गॉट अ लॉट ऑफ मनी. अभी हमको पता है जितना ज्यादा स्टॉक उतना कम यूटिलिटी. द मोर यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट. तो उनको आप ज्यादा टैक्स लगा सकते हो. जो मिडिल क्लास है बच्चों उनके पास कम पैसा होता है, अभी कम पैसा मतलब ज्यादा यूटिलिटी, तो आप उनको कम टैक्स लगा सकते हो. और गरीब लोग होते हैं जिनके पास कोई पैसा ही नहीं है तो आप उनको टैक्स से फ्री कर सकते हो. तो टैक्स डिसाइड करते वक्त बच्चों लोग हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू को यूज करते हैं. एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी कैन ऑल्सो यूज द ट्रेड पॉलिसी. यस, ट्रेड पॉलिसी में बच्चों लोग व्हाट वी कैन डू कि जो चीजें होती है बच्चों लोग हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमको पता है कि ये चीज हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और उन लोगों को इसमें से बहुत सारा यूटिलिटी मिलने वाला है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी चार्ज कर सकते हो. यस, बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी ऑल्सो नो कि लाइक हाँ ये प्रोडक्ट जो हम लोग दे रहे हैं उनको इतना यूटिलिटी नहीं देगा, तो आप उनके उसके ऊपर कम टैक्सेस लगा सकते हो, सस्ते में बेच सकते हो. अच्छा, अपना प्राइस पॉलिसी भी इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है. चलो, देयर आर सर्टन थिंग्स चिल्ड्रन विच गिव अस सो मच ऑफ यूटिलिटी, जैसे कि मेडिसिन. तो आपको पता है मेडिसिन इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी देते हैं ना, क्योंकि वो आपके हेल्थ को ठीक करने का काम कर रहे हैं. अच्छा, एक आध चीज है बच्चों लोग जो आपको उतना यूटिलिटी नहीं दे रही है, तो उसी चीज को वो लोग सस्ता भी तो बेच सकते हैं. मतलब टैक्स का रेट, ट्रेड का पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, ये सब डिसाइड करने से पहले बच्चों लोग गवर्नमेंट लॉ ऑफ डीएमयू को एनालाइज करता है उसके रेफरेंस में. देन वी ऑल्सो हैव चिल्ड्रन व्हाट्स कॉल्ड एज ए बेसिस or the paradox of value. What's that paradox of value? You know children, there are certain things that we find in our environment. दो concepts होते हैं बच्चों लोग, एक value in use और एक होता है बच्चों लोग value in exchange. तो कुछ चीजें होती है बच्चों लोग जिसका value in use बहुत ज्यादा हाई होता है,
जैसे कि चिल्ड्रन इफ यू टॉकिंग अबाउट ना कि एयर, वाटर, सनशाइन होता है बच्चों लोग, बट यू ऑल नो चिल्ड्रन कि ये सबका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है। पानी, हवा, सनशाइन, ये सबके बिना तो शायद हम लोग जिंदा नहीं रह पाए। तो वैल्यू इन यूज इज वेरी हाई, बट व्हाट अबाउट द प्राइस चिल्ड्रन? उनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम होता है। बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन कुछ चीजें हैं ना, जैसे गोल्ड होता है, डायमंड्स होते हैं, ये सब चीजों का वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन उसका वैल्यू इन यूज कुछ है क्या? नहीं। मतलब डायमंड्स नहीं पहनेंगे तो मर जाएंगे हम लोग? नहीं। गोल्ड नहीं पहनोगे तो मर जाओगे? नहीं। तो कुछ चीजें बच्चे लोग जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है लेकिन उसकी कीमत बहुत कम होती है, जैसे सनशाइन, वाटर, एयर। और कुछ चीजें जो बहुत महंगी होती है लेकिन उसका एक्चुअल में यूज कुछ भी नहीं होता है, तो इसको बोलने का रहता है बच्चों लोग पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अच्छे से याद रखना, देयर आर सर्टेन थिंग्स which have got very high value in use but their price is almost like zero. There are certain things जिसका प्राइस बच्चों लोग लाखों करोड़ों में होता है लेकिन उसका यूज कुछ भी नहीं होता है। चिल्ड्रन दैट इज ऑपोजिट। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन दिस लॉ फॉर्म्स द बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों ये जो हमने पढ़ा इसका नाम क्या दिया हमने? लॉ ऑफ DMU। अच्छा, इसके सहारे हम लोग मतलब आने वाले लेक्चर्स में जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, उस चैप्टर का नाम क्या रहेगा? द लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अच्छा, उन्होंने क्या बोला बच्चों लोग यहाँ पे कि द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट इज डिमांडेड बाय द पीपल राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस। मतलब क्या होता है बच्चों लोग यहाँ पे कि जब भी कोई कंज्यूमर ज्यादा और ज्यादा गुड्स खरीदता जाएगा तो उसमें से मिलने वाला यूटिलिटी क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। तो अगर वो सस्ता रहेगा तभी तो परचेस करेगा। सो यू विल ओनली बाय एडिशनल यूनिट्स ओनली एट लोअर प्राइसेस। मतलब क्या बच्चों लोग, क्योंकि उसको मिलने वाला यूटिलिटी कम होते जा रहा है, तो क्या होता है कि अगर वही प्राइस रहेगा तो इज नॉट गोइंग टू बाय मोर यूनिट्स ना, ही विल बाय मोर यूनिट्स ओनली इफ दोस थिंग्स विल बी अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। सी चिल्ड्रन, ये 4 पॉइंट जो है जहाँ पे सबसे पहले के लिए कंज्यूमर को फायदा आता है इसका, अपना प्रोडक्ट अपना कंजम्पशन कहाँ पे रोकने का। दूसरा बच्चों लोग गवर्नमेंट को यूज होता है इसका। तीसरा होता है बच्चों लोग पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। और फोर्थ वाला आता है कि इट इज द बेसिस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिटिसिज्म्स के 5 पॉइंट्स देखे हमने, और ये जो सिग्निफिकेंस है बच्चों लोग उसके कितने पॉइंट्स दिए? यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं। नाउ सपोज आप एक एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो बच्चों लोग कि लाइक पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के ऊपर आप एक आंसर तैयार कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था बच्चों लोग? डायमंड्स। देन वी टॉक अबाउट गोल्ड। अच्छा, और ऑन द अदर साइड व्हाट वी केप्ट? सनशाइन। देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट वाटर, एयर। तो वैसे ही आप कुछ एग्जाम्पल्स नोट करके पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के ऊपर कोई एक नोट तैयार कर सकते हो, इंफॉर्मेटिव नोट। ओके, यस। अभी अपना एक लास्ट का पॉइंट बाकी रहेगा बच्चों इसमें, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड प्राइस। प्राइस और MU के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू दैट इन द कमिंग लेक्चर। और फिर एज यू कैन सी अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो एक्सप्लेन करके मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करा के दूंगा। टेस्ट दिया गया था, आई डोंट नो आप में से कितने लोग अटेम्प्ट वगैरह करते हैं। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, टेक्स्ट बुक के बैक साइड में जितना दिया है उतना भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो भी इट इज मोर देन इनफ। सो कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन मैं आपको बचा हुआ आंसर एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ में जो भी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करा के दूंगा। और फिर हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एवरीवन, बी सेफ।